गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? चलिए, लॉकडाउन का मजा उठा रहे हो? चलिए, सब लोग आप लोग सुरक्षित रहें, अच्छे से रहें और पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक क्या है आज का? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या टॉपिक है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल रहे हैं, आप लोग रेडी हो जाओ, जब तक कॉपी कलम साथ में रख लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जल्दी से आप लोग रेडी हो जाओ, कॉपी कलम साथ में रखिए, साथ साथ नोट करते चलिए। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट हम लिख रहे हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके पहले हम लोग पढ़े थे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। क्या है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो देखिए बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की दो स्थितियां होती है। थोड़ा थोड़ा समझ में लग रहा होगा कि अरे यहाँ पर क्या है? परावर्तन है, और परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना। इसका मतलब है कि यहाँ भी प्रकाश उसी माध्यम में क्या हो रही होगी? लौट रही होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कैसे प्रकाश लौटती है, क्या यह दर्पण है? क्या हम दर्पण में पढ़ रहे हैं? तो नहीं, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? प्रकाश के अपवर्तन में। मतलब प्रकाश के अपवर्तन में जब हम पढ़ रहे हैं, यानी जो सतह हम ले रहे हैं वो पारदर्शी सतह ले रहे हैं। ठीक है, और पारदर्शी सतह में क्या देख रहे हैं? परावर्तन, मतलब यानी पारदर्शी सतह भी क्या कर रहा होगा? प्रकाश को उसी माध्यम में लौट आ रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन है कब? क्योंकि अपवर्तन मतलब होता है प्रकाश का एक से दूसरे माध्यम में जाना, लेकिन हम उसके टॉपिक में पढ़ रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका मतलब है कि कोई पारदर्शी सतह प्रकाश को भी उसी माध्यम में लौट आती है। तो कब लौट आती है? कब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति, प्रकाश हमेशा, ध्यान रखना, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हो रहा है तो वो सतह जो अपवर्तक सतह है, जो पारदर्शी सतह है, जो सतह अपवर्तन दिखा रहा था, वो सतह प्रकाश का परावर्तन दिखाएगा, अर्थात प्रकाश को उसी माध्यम में लौटा देगा। चलो जरा फिगर से समझ लेते हैं। तो देख लो, ये कोई सतह है। कैसा सतह? आपका अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह मतलब ये सतह कलई किया हुआ नहीं है। ठीक है, जिसमें प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में जा सकता है। इधर हम ले रहे हैं, चूंकि अपवर्तक सतह है तो एक माध्यम सघन होगा और एक माध्यम क्या होगा? आपका विरल होगा। तो ये ले रहे हैं हम विरल माध्यम और ये ले रहे हैं हम सघन माध्यम। ओके, सघन माध्यम फिर से बोल रहे हैं क्या था? जिसकी संख्या ज्यादा, माने जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन, और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल है। अब जरा देखिए, हम डाल रहे हैं अभिलंब। प्रकाश को आपतित कराए। आप देख रहे हो प्रकाश किस माध्यम से आपतित हो रही है? सघन माध्यम में। और कहाँ जाएगी? विरल में। हम जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल जाती है तो प्रकाश को जाना चाहिए सीधे। ठीक है, लेकिन माध्यम जब बदलता है तो प्रकाश क्या होती है? विचलित होती है, अपने पथ से डिविएट करती है। ठीक है, और देखते हैं सघन से विरल जब जाती है तो कैसे डिविएट करती है? तो अभिलंब से क्या होती है? दूर भागती है। तो यहां से अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर भाग गई। ठीक है, अभिलंब से दूर भागी तो ये कोण हो गया आपका अपवर्तक कोण R। क्लियर है? अब हम कोण को और बड़ा करते हैं। इतना कोण पर आपतित कराए, इतना दूर भागा, और बढ़ा दो कोण,
तो कोण जब और बढ़ाओगे, देख लो हम और बढ़ाए कोण, मान लो ये क्या है 40 डिग्री है, हम 50 डिग्री कर दिए और बड़ा कर दिए, तो ये क्या होगा और दूर भागेगा। ठीक है, क्या हुआ और दूर भागा। हम और कोण को बड़ा करते हैं, तो जब और कोण को बड़ा करोगे आप तो ये और दूर भागेगी। अब कितना दूर भागी, इतना दूर भागी कि सतह को क्या करते हुए चली गई, छूते हुए चली गई। अब और बढ़ाओ, तब और बढ़ाओगे तो क्या होगा बाबू कि और दूर भागेगी अभिलंब से, क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश क्या होती है सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। हम देख रहे हैं कि कोण जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, इतना कोण पर इतना दूर भागा, और बढ़ाए और दूर भागा, और बढ़ाए और दूर भागा, और कितना दूर भागा कि सतह को क्या करते हुए चला गया, छूते हुए चला गया। ठीक है, सतह को छूते हुए चला गया तो आर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और जब आर 90 होता है तो आई आपतन कोण क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हम और कोण को बढ़ा देते हैं, किससे भी ज्यादा। अब मान लो कि क्रांतिक कोण अगर हम पढ़ाए थे आप लोग को कि कांच का क्रांतिक कोण 2 होता है, अगर हवा और कांच है तो 42 डिग्री, और कांच और जल है तो 63 डिग्री। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये हवा है और ये कांच है तो ये 42 डिग्री होगा। अब हम कहेंगे कि और कोण को बढ़ाओ, तो और कोण बढ़ाओगे तो मतलब कितना है, 42 से भी अधिक करोगे, 42 से अधिक। अब मान लो, ठीक है, हम 40 बोले थे, मान लो ये 30 डिग्री था, ये 35 डिग्री था, इधर हम सघन कांच लिए थे, समझ लो बस एग्जाम्पल है, और यहाँ हवा लिए थे हम। ठीक है, इधर हवा ले लिए हैं, इधर कांच ले लिए हैं, तो कांच हवा का क्रांतिक कोण कितना होता है, 42 डिग्री। यानी 42 डिग्री का कोण पर जब हम देखें तो देखें कि प्रकाश कैसे जा रही है, सतह को क्या करते हुए, टच करते हुए, सतह को क्या करते हुए जा रही है, टच करते हुए जा रही है। ठीक है, अब आप और कोण को बढ़ा दो, और कोण बढ़ाओगे तो मतलब कैसे होगा, 42 से भी अधिक कर देते हैं। 42 से अधिक मतलब मान लो आई का मान 60 कर दिए, 60 कर दिए मतलब हम कहेंगे क्रांतिक कोण कितना है, तो आप बोलोगे 42 है। हम कहेंगे अब कितना ले लिए, तो 60 ले लिए, बस समझते चलना। अब आई कितना ले लिए, 60 ले लिए, इसका मतलब है कि आई का वैल्यू हम किसी से बड़ा ले लिए, यानी प्रकाश जो आपतित करा रहे हैं वो क्रांतिक कोण से बड़े कोण पर आपतित करा रहे हैं। जब क्रांतिक कोण पर आपतित कराए तो अभिलंब से दूर भागा और किसको टच कर लिया, किसको टच कर लिया, वो सतह को। ठीक है, अब हम और बढ़ाए कोण, सी से भी बड़ा कर दिए, 42 डिग्री से भी ज्यादा बड़ा कोण पर आपतित कराए तो ये और दूर भागेगा। तो किससे दूर भागेगा, अभिलंब से। 42 पे कितना भागा, सतह को टच करते हुए, तो 42 से ज्यादा करेंगे तो और दूर भागेगा, मतलब सतह से कहाँ चला आएगा, नीचे, सतह से कहाँ चला आएगा, नीचे। अब जरा देखो, इसका मतलब है क्या दिखा कि प्रकाश सघन से आपतित हुई और सघन में ही क्या हो गई, लौट गई। सघन से आपतित हुई और सघन में ही क्या हो गई, लौट गई, मतलब दूसरे माध्यम में नहीं गई। और जब प्रकाश दूसरे माध्यम में नहीं जाती हो, उसी माध्यम में लौट जाती हो, तो उस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। तो इसी को कहा गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आप देख लीजिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे हुआ, कैसे हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो ध्यान दो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहला चीज हुआ, प्रकाश किससे आपतित होगी, किस माध्यम में आपतित होगी, सघन माध्यम में। और दूसरा होगा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के क्या होगा, बड़ा होगा, बराबर रहेगा तो सतह से टच करते हुए जाएगी, उससे बड़ा करोगे तो और दूर जाएगी, तो सतह के कहाँ चले आएगी, नीचे चली आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया है, देख लो फिर से। हम आपतित कराए सघन से विरल गई प्रकाश, अभिलंब से दूर भागी। ठीक है, इतना कोण बनाते हुए और कोण बड़ा किए, और कोण बड़ा किए तो ये और कोण और बड़ा हो गया और दूर भागी अभिलंब से। और बड़ा किए, कितना बड़ा कर दिए, क्रांतिक कोण के बराबर कर दिए, तो सतह को टच करते हुए गया। हम कहे इससे भी बड़ा करके देखो क्या होता है, तो जब इससे भी बड़ा हुआ तो अभिलंब से दूर भागा इतना कि सतह के नीचे आ गया। तो हम कह रहे क्या हुआ, तो हुआ क्या, प्रकाश जिस माध्यम से आपतित हुई उसी माध्यम में लौट आई, और उस घटना को हम अपवर्तन नहीं बल्कि क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। अपवर्तन मीन्स क्या होता है, प्रकाश का एक से दूसरे
माध्यम में जाना। और परावर्तन मीन्स क्या होता है, प्रकाश का जिस माध्यम से आपतित हुआ उसी माध्यम में क्या होना, लौटना। तो यहाँ हम देख लिए कि प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना हो रहा है, अर्थात परावर्तन हो रहा है। और ये हुआ कब, तो इसके दो स्थितियां हैं। ये होने के लिए सबसे पहला चीज देखिए, प्रकाश सघन माध्यम में आपतित हो रही है। प्रकाश किस माध्यम में आपतित हो रही है, सघन माध्यम में आपतित हो रही है। और दूसरा देख रहे हैं आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अगर बराबर है तो सतह को टच करेगा, उससे कम है, क्रांतिक कोण से छोटा है तो दूसरे माध्यम में जा रहा है, लेकिन अगर क्रांतिक कोण से बड़ा है तो उसी माध्यम में लौट रहा है। बस डिफिनेशन आ गया और कंडीशन भी तुमको पता चला गया। क्या पता चला कंडीशन बाबू, कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए, विरल में नहीं जानी चाहिए, या विरल से नहीं आपतित होगी। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन तभी होगा जब वो अभिलंब से दूर भागेगा, और विरल में अभिलंब से दूर नहीं भागता है। जब प्रकाश विरल से आपतित कराओगे तो वो सघन में जाएगा, और सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ता है। इसलिए पहली स्थिति, प्रकाश हमेशा किस माध्यम में आपतित होनी चाहिए, सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है तो प्रकाश जिस माध्यम में आपतित हुई है उसी माध्यम में लौट जाएगी, और उस घटना को हम कहेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर हुआ। अब हम डिफाइन कर लेते हैं, एक बार सुन लो थोड़ा सा। क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आपतित होती हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता हो तो प्रकाश का अपवर्तन ना होकर परावर्तन होता है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। चलो तो हम डिफाइन करते हैं, तो फिगर बना लेंगे। डिफाइन कर देते हैं इधर। इधर विरल था, फिगर को दिखा देते हैं यहीं पे। इधर सघन माध्यम, ठीक है। चलो डिफाइन करते हैं। जब, कलर देख लो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में आपतित होती हो तथा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता हो तो प्रकाश का अपवर्तन ना होकर परावर्तन होता है। प्रकाश के इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है। चलो, प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। क्लियर हुआ? ठीक है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो, नहीं बल्कि जब प्रकाश किस माध्यम में आपतित हो, सघन में, विरल में जाएगी ही नहीं, उसी माध्यम में लौटेगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि जब प्रकाश सघन माध्यम में आपतित हो और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो तो प्रकाश उसी माध्यम में लौटती है, अर्थात प्रकाश का परावर्तन होता है, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलो अब हम आगे चलें। तो इसका एग्जाम्पल, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला एग्जाम्पल दे रहे हैं, हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जिसको कहते हैं ब्राइटनेस ऑफ डायमंड। ब्राइटनेस ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। ठीक है, दूसरा प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? आपका एक कम्युनिकेशन को करने के लिए क्या होता है, फाइबर यूज करते हैं हम लोग, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, आपका नेट, इंटरनेट, ये सब जो होते हैं उसमें जो वायर यूज होते हैं वो होते हैं ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं बाबू, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना करके हम एक से ज्यादा सिस्टम को कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो वो कहलाता है आपका प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। अगला तीसरा मृग मरीचिका। जिसको कहते हैं माइरेज एंड लूमिंग। देखते हुए गर्मी के दिनों में दूर सड़क को देखो तो वो भींगा नजर आता है, और जब हम नजदीक जाते हैं तो वो क्या होता है, सूखा दिखता है। ठीक है, तो वही घटना क्या कहलाती है, मृग मरीचिका। बिल्कुल उसी तरह ऊंट को रेगिस्तान में जब वो देखता है दूर तो उसे पानी दिखता है, और जब उसके नजदीक आता है तो उसे बालू दिखाई देता है। ऐसा होता क्यों है? जैसे आप मान लो ये सड़क है आपका, तो सड़क के नजदीक का जो हवा होता है वो गर्म होती है, और ऊपर का हवा जो होता है ये गर्म हवा है, और मान लो ये लेयर है जिसके ऊपर क्या होती है, ठंडी हवा होती है। तो ये लेयर में थोड़ा नमी होता है, नमी मतलब पानी का थोड़ा मात्रा रहता है, नमी रहता है, इसलिए ये ठंडी हवा है जिसको शुष्क हवा कहेंगे, ये गर्म हवा है। जब लाइट आपतित होती है, ठीक है, दूर से लाइट जब आप देख रहे हो तो लाइट दूर से जब आपतित होती है तो क्या होता है, आपतन। ये ठंडी है तो ये सघन माध्यम है आपका, और ये क्या है आपका, विरल माध्यम है। ठीक है, ठंडा नमी है तो पानी का मात्रा है तो ये सघन हो गया, और यहाँ केवल हवा है तो हवा कैसा माध्यम होता है, विरल, गर्म हवा है। ठीक है, जिसमें नमी नहीं है। तो हम देख लिए ऊपर सघन हो गया और नीचे का माध्यम क्या हो गया, विरल। जब दूर से प्रकाश आती है तो होता क्या है, होता ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, अधिक होता है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश जिस माध्यम में गई उसी माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है। और जो प्रेक्षक देखता है दूर से तो उसको नीचे का लेयर नहीं दिखता, नीचे का जो ओरिजिनल रोड है वो नहीं दिखाई देता है, बल्कि ऊपर एक मिरर जो मतलब इमेज टाइप का जो दिखा रहता है वो दिखाई देता है। वो इमेज किसके कारण हो गया, जो ये ठंडी हवा है, शुष्क हवा है जिसमें नमी है, वो रोड दिखाई देता है, उसको लगता है ये रोड में क्या है, नमी है। ठीक है, लेकिन जब वो नजदीक आता है तो नजदीक से जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है, छोटा, और प्रकाश दूसरे माध्यम में चली जाती है, विरल माध्यम में, और उसको जो देख रहा है उसको ओरिजिनल रोड क्या होता है, दिखाई देता है। क्लियर है? ठीक है, तो दूर से देखने पर हमें क्या लगता है, रोड भींगा है। क्यों? क्योंकि हम ओरिजिनल सरफेस को ना देखकर नमी वाले सरफेस को देखते हैं।
ठीक है। तो ये घटना भी क्या कहलाता है, मृग मरीचिका, जो किस पर आधारित है, आपके पूर्ण, कि ये घटना हुआ किसके कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण। ठीक है, तो मृग मरीचिका ये भी है किसकी घटना पर आधारित, पूर्ण आंतरिक। प्रकाशीय तंतु जो आपके कम्युनिकेशन सिस्टम, नेट, इंटरनेट, ये सब में जो भी यूज होते हैं वायर या फाइबर्स, वो कौन से होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, जिसमें भी कौन सी घटना होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना। और हीरे का चमकना, ये सब किस पर आधारित है बाबू, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन पर। ठीक है, अब आइए, तो अब हम चले कंडीशन क्या होता है, 2 नंबर में पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थितियां। तो आप देख लिए कितनी स्थितियों में हो रही है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 2 स्थितियों में। पहला स्थिति, प्रकाश हमेशा किस माध्यम में, सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना है कि सघन से विरल जाएगी, क्योंकि जब एक से दूसरे माध्यम में जाएगी तो परावर्तन नहीं, उसको हम अपवर्तन कहेंगे। ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, प्रकाश हमेशा सघन माध्यम में आपतित होनी चाहिए। और दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये 2 स्थितियां किसको दर्शाएगा, पूर्णांतरिक परावर्तन को। सबको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। तो अब जरा देखिए कि कुछ स्थितियां होती हैं, कब हमें वास्तविक गहराई नहीं दिखता है, उससे ज्यादा दिखता है, कब हमें वास्तविक गहराई से कम दिखता है। मतलब जैसे पानी में सिक्का को डालो और देखो तो वो सिक्का ओरिजिनल में तली में बैठा रहता है, लेकिन हम जब देखते हैं तो हमें उठा हुआ नजर आता है। तो ऐसी स्थिति होती क्यों है और इसका क्या कारण होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलो अब हेडिंग डालते हैं, वास्तविक गहराई जिसको रियल डेप्थ कहेंगे, कॉमा आभासी गहराई इसको अपरेंट डेप्थ कहेंगे, तथा अभिलंब विस्थापन जिसको नॉर्मल डिफ्लेक्शन या नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, के बीच संबंध। तो हम दिखाएंगे रिलेशन कि कब वर्चुअल ज्यादा दिखता है, मतलब अपरेंट गहराई ज्यादा दिखता है, कब वस्तु से ज्यादा गहराई पर हमें उसका प्रतिबिंब दिखता है, कब वस्तु से कम गहराई पर हमें प्रतिबिंब दिखता है। तो वो रिलेशन दिखाएंगे अब वास्तविक गहराई में, आभासी गहराई में और अभिलंब विस्थापन में। ठीक है, तो इसके 2 स्थितियां होती है बाबू, या तो चूंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो यहाँ 2 माध्यम हर हाल में होना चाहिए, और हर माध्यम में जब 2 माध्यम रहेगा तो किसी एक माध्यम से प्रेक्षक देखेगा और किसी एक माध्यम में क्या रहेगा, वस्तु रहेगा। तो या तो आप वस्तु को सघन में रखोगे तो प्रेक्षक विरल से देखेगा उसको। प्रेक्षक मतलब जो वस्तु को देख रहा है। ठीक है, तो जो वस्तु को देख रहा है वो विरल में है, तो वस्तु कहाँ है, सघन में है। ठीक है, जैसे मछली है, मछली कहाँ है, पानी में, और हम लोग उसको कहाँ देख रहे हैं, ऊपर, सीधे ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो हम विरल में है और मछली कहाँ है, पानी में है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह सिक्का डाल दिए, सिक्का कहाँ है, पानी में, जल में है, मतलब वो सघन में है, और देखने वाला कहाँ से देख रहा है, विरल से। ठीक है, तो 2 कंडीशन हो सकता है, या तो वस्तु सघन में हो, देखने वाला विरल में हो, या उसका दूसरा कंडीशन उल्टा, वस्तु विरल में हो और देखने वाला सघन में हो। तो हम दोनों को देखेंगे बारी बारी से, दोनों स्थिति को। तो पहली स्थिति हम ले रहे हैं, पहला स्थिति
पहला स्थिति लेंगे, वस्तु सघन माध्यम में, वस्तु सघन माध्यम में स्थित है तथा प्रेक्षक जो वस्तु को, प्रेक्षक कौन, जो वस्तु को क्या करता है, देखता है, जो वस्तु को देखता हो। साथ साथ नोट करते चलो बाबू, ये सोचोगे कि हम बाद में नोट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बस कॉपी कलम साथ साथ लेकर नोट करते भी चलिए। तथा प्रेक्षक जो वस्तु को देखता हो विरल माध्यम में स्थित हो। ठीक है, तो वस्तु सघन माध्यम में स्थित है तथा प्रेक्षक जो वस्तु को क्या कर रहा है, देख रहा है, वो किस माध्यम में स्थित है, सघन माध्यम में स्थित है। ठीक है, तो अब फिगर जरा देख ले, देखोगे जरा, तो हम एक सतह ले ले, ये सतह हो गया, जिसके ऊपर हम ले लेते हैं विरल माध्यम, और इधर सघन माध्यम। ठीक है, इधर ले लिए विरल माध्यम है, इधर क्या है, सघन माध्यम है। क्या डालते हैं अभी, लंब। डाल दिए अभिलंब, नॉर्मल। ठीक है, अब प्रकाश की किरण को क्या कराते हैं, आपतित कराते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल डाल दिए। सबसे पहले बताओ कि वस्तु को किस माध्यम में रखना है, आपको सघन माध्यम में। किस माध्यम में रखना है, सघन में। तो हम वस्तु को रखते हैं, इसको नॉर्मल को भी हटा रहे हैं, पहले वस्तु रख ले। तो पहले वस्तु रख लो। तो मान लो नीचे सघन माध्यम है, हम दिखा देते हैं ऐसे, मान लो कुछ माध्यम है, नीचे सघन, जिसमें H गहराई नीचे कोई वस्तु क्या है, स्थित है। मान लो यहाँ कोई वस्तु है और वस्तु के रूप में हम क्या ले लेते हैं, कोई मछली है। ठीक है, कोई क्या है, मछली है। ठीक, हाँ जैसा भी बने, मछली है ये। ठीक है, अब जरा देखिए, इस मछली को कोई ठीक ऊपर से कोई प्रेक्षक क्या चाहता है, देख रहा है। तो ये मछली कहाँ दिखेगी उसे, तो मछली को हम जानते हैं कि हम वस्तु को नहीं बल्कि उसके इमेज को देखते हैं। तो मछली से होते हुए प्रकाश की किरणें किस पर जाएगी, उस वस्तु के, उस प्रेक्षक के आंख पर। ये क्या है, आपका प्रेक्षक है। ठीक है, इस वस्तु से होते हुए प्रकाश की किरण, वस्तु से होते हुए, वस्तु लिए हम, इस वस्तु से होते हुए प्रकाश की किरण किस पर जाएगी, प्रेक्षक पर जाएगी। तो गुजारिए, इमेज बनने के लिए कम से कम कितने प्रकाश गुजारेंगे, 2 प्रकाश को गुजार रहे हैं, ध्यान देना। एक प्रकाश की किरण हम सीधे सीधे गुजारते हैं। हम जानते हैं जब प्रकाश की किरण सीधा जाती है तो वो बिना विचलन के सीधे चली जाती है। एक प्रकाश की किरण, मान लो इस बिंदु का नाम हम P दे देते हैं, और एक प्रकाश की किरण कहीं और गुजारते हैं, किस बिंदु पर, Q पर। क्या डालेंगे, अभिलंब। ठीक है, डाल दो, नॉर्मल डाल दिए। आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जितना कोण बनाते हुए आपतित हुआ उतना ही कोण से क्या होगा, जितना कोण से आपतित हुआ
अब वो सघन से कहाँ जाएगा, विरल जाएगा। तो जब सघन से विरल जाएगा तो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगा, भाग गया। अब एक किरण उधर जा रही है और एक किरण उधर जा रही है, तो बताओ दोनों किरण मिलेगी नहीं। जब मिलती नहीं है तो उसको हम किधर मिलाते हैं बाबू, पीछे की ओर। तो इसको पीछे किए, इसको पीछे किए, तो देखे कि यहाँ पर मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब है कि मछली का इमेज इस ओ बिंदु पर ना बनकर कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है, ठीक उससे ऊपर बन रहा है। ठीक है, फिर से एक बार देख लो फिगर को। एक सतह ले लिए, जो सतह दो माध्यमों को अलग कर रहा है, एक सघन दूसरा विरल। हमारे क्वेश्चन में क्या हम कर लिए हैं केश बाबू की वस्तु सघन में स्थित है, तो नीचे सघन है तो हम h गहराई नीचे, h गहराई नीचे क्या ले लिए, देखो ये h गहराई नीचे क्या है, वस्तु है। ठीक है, जिसको प्रेक्षक ऊपर से देख रहा है, तो वो देखेगा कब, जब उसका इमेज उस पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज बनने के लिए उससे होते हुए प्रकाश की किरण को हम क्या कराए, गुजारे। एक सीधा गया जो बिना विचलन के सीधे चला गया, और दूसरा यहाँ आपतित कराए जो सघन से कहाँ जा रहा है, विरल। जब प्रकाश सघन से विरल जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, दूर भागता है, तो सीधा ना जाकर दूर भागा। अब एक किरण उधर जा रही है, एक किरण उधर जा रही है, दोनों मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं तो उसको हम पीछे की ओर किए, तो देखे कि मछली का रियल इमेज नहीं बल्कि आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु से ठीक ऊपर बन रहा है, नहीं कुछ ऊपर बन रहा है। ठीक है, यानी जो प्रेक्षक है वो जब मछली को देखेगा तो मछली उसे ओ पर नहीं बल्कि कहाँ दिखाई देगा, आई पर। क्लियर समझ रहे हो ना, ओ पर नहीं बल्कि कहाँ दिखाई देगा, आई पर। ठीक है, अच्छा ये वाला कोण क्या हो जाएगा बाबू, अपवर्तन कोण आर, और ये कोण क्या हो गया, आई। अब चलेंगे हम, अब निकालेंगे हम रिलेशन, जरा देखिएगा। प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना, आई पर, तो ये सच में बना नहीं, ये कैसा बना, आभासी बना। कैसा बना, आभासी। देख लो फिर से, वस्तु ओ पर है, ध्यान दो बाबू, थोड़ा सा फिर से समझ लो। वस्तु ओ पर है लेकिन उसका आभासी प्रतिबिंब ऊपर तो बना नहीं। क्यों नहीं बना ऊपर, क्योंकि एक किरण यहाँ भाग रही है, एक किरण यहाँ भाग रही है, दोनों मिल नहीं रही है, इसलिए हम इसको पीछे की ओर। हम जानते हैं जब वास्तविक नहीं बनता है तो किरणों को पीछे करते हैं, और जहां मिलता हुआ प्रतीत होता है वहां उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ मिलता हुआ प्रतीत हुआ, अर्थात यहाँ मछली का कैसा इमेज बना, आभासी। ठीक है, तो ये जो गहराई मिला हमको, ये रियल में मछली यहाँ है क्या, अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर, रियल में है 10 सेंटीमीटर पर और हमको दिख रहा है 2 सेंटीमीटर पर, तो क्या 2 सेंटीमीटर पे हम डालेंगे तो मछली हाथ में आ जाएगी क्या, वहां है मछली, नहीं, वो रियल नहीं है। ये कैसा इमेज बन रहा है, आभासी। कैसा इमेज बन रहा है, आभासी इमेज बन रहा है, तो ये रियल है नहीं, इसलिए इसका कैसा इमेज बन रहा है, आभासी। तो ये गहराई जो है मछली की, ये कैसी गहराई होगी, आभासी, जिसको हम h डैश से सूचित कर रहे हैं। तो दो चीज समझ लिए, वास्तविक गहराई क्या है, जहां जितनी गहराई पर वस्तु स्थित है वो वास्तविक गहराई है, जिसको हम क्या से दर्शाए हैं बाबू, h से। जहां उसका प्रतिबिंब बनेगा जितनी गहराई पर, गहराई कहां से मापोगे आप, सतह से, तो सतह से प्रतिबिंब की गहराई आभासी गहराई, सतह से वस्तु की गहराई वास्तविक गहराई हो गई। तथा अभिलंब विस्थापन, अभिलंब मतलब होता है बिल्कुल ऊपर, ठीक है, और विस्थापन माने विस्थापित हुआ, हो रहा है। देखो तो जरा, वस्तु आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, वस्तु आपका यहाँ है, लेकिन दिखाई आपको वहां ना देकर कहाँ दे रहा है, इस आई बिंदु पर। मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये वस्तु इतना क्या हो, विस्थापित है। तो चूंकि विस्थापन सीधा ऊपर है, इसलिए इसको क्या कहा गया, अभिलंब विस्थापन, जिसे क्या से दर्शाया गया है, एक्स से। ठीक है, तो हम अभिलंब विस्थापन को क्या से दर्शाए हैं, एक्स से। अब आप एक्स निकाल सकते हो, कहेगा मछली 10 सेंटीमीटर की गहराई पर स्थित है, लेकिन जब उसको देखा जा रहा है तो वो 5 सेंटीमीटर पर दिखाई देता हुआ प्रतीत होता है। तो बताइए कितना विस्थापन हुआ, तो था 10 पर, हमको दिखाई दिया कितना पर, 5 पर, मतलब 10 माइनस 5, 5 विस्थापित होता हुआ दिखा। मतलब वास्तविक गहराई में हम आभासी गहराई को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, अभिलंब विस्थापन। मतलब अभिलंब विस्थापन है क्या,
तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हम घटाएंगे तो हमें क्या निकलेगा, अभिलंब विस्थापन निकलेगा। आइए हम इसका एक्सप्रेशन देखें कि क्या रिलेशन होता है वास्तविक गहराई में, आभासी में, अभिलंब विस्थापन में। तो चलेंगे फिर। अब जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये कोण आई है आपका, देखो फिगर में, ये कोण है आपका आई, तो ये कोण आई है तो इसका एकांतर कोण ये है, तो ये कोण आई होगा, ठीक है। ये कोण आर है तो इसी लाइन को हम पीछे बढ़ाए हैं, तो जब ये कोण आर है तो ये कोण आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, होगा। तो दो त्रिभुज बन रहे हैं, चूंकि यहाँ अपवर्तन हो रहा है, हम बताए हैं कि अपवर्तन में हमेशा स्नेल का नियम लगाते हैं, और स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, या साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, जो भी है हम लगाएंगे। तो स्नेल का नियम लगाने के लिए हमको आई और आर का वैल्यू चाहिए, साइन आई का और किसका, साइन आर का। तो हम पहले निकालेंगे साइन आई का वैल्यू और साइन आर का वैल्यू, ठीक है। तो साइन आई का वैल्यू निकालने के लिए आई वाले त्रिभुज में चलेंगे और आर का वैल्यू निकालने के लिए आर वाला। तो देखो आई वाला कौन है, देखोगे आई वाला कौन है, तो आई वाला त्रिभुज आपका दिख रहा होगा, कौन है, ये हम फिगर थोड़ा बिगाड़ेंगे, देखना। आई त्रिभुज वाला कौन है, तो आई इस त्रिभुज में है, देखो ये कौन है आपका, आई है ना। तो हम चलेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में, किस त्रिभुज में चलेंगे, पी ओ क्यू में चले। त्रिभुज पी ओ क्यू में, फिगर देखिए, यहाँ Q, यहाँ P, यहाँ O, और ये कोण आई है। P से O वस्तु है, तो ये गहराई जो है आपकी वास्तविक गहराई है, ठीक है। देखो बाबू, एंगल के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण, तो ये OP क्या है, आधार है, ठीक है। आपको आधार दिया है और स्नेल के नियम में साइन चाहिए, तो हम जानते हैं कि प्रकाश, जब हम एक दो प्रकाश गुजारते हैं तो कोण वो क्या होता है, छोटा, और छोटे कोण के लिए साइन आई और tan आई का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हम जो tan आई का मान निकालेंगे वही sin आई होगा, क्यों, क्योंकि ये कोण क्या लेना पड़ेगा, छोटा। अब कहोगे मैम ये कोण छोटा क्यों आप ले रहे हैं, क्योंकि प्रेक्षक यहाँ से देख रहा है, इसका मतलब ये दोनों किरण लगभग उसके आंख पर पहुंच रही है, तो हम फिगर स्पष्ट दिखने के लिए एक को यहाँ और एक को ऐसे गुजारे, ठीक है। लेकिन आंख पर बन रहा है, इसका मतलब है कि ये किरण और ये दूसरा किरण दोनों पहुंच रहा होगा, तो ये दोनों पहुंच रहा है, इसका मतलब है कि ये एंगल क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो कोण आई और कोण आर बहुत क्या है, छोटा। दूसरा चीज, हम जब कुछ किरणों को गुजारते हैं तो एंगल हमेशा क्या लेते हैं, छोटा लेते हैं, क्यों, क्योंकि प्रकाश हमेशा पुंज में गुजरता है, और हम पुंज नहीं बल्कि दो किरणों को आपतित करा रहे हैं, तो दो किरणों के बीच की दूरी क्या होगी, आप देखो टॉर्च कुछ भी जलाकर क्या बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर लाइट भागती है क्या, एक किरण ऐसे जाती है तो एक किरण बहुत दूर जाती है, नहीं, तो दोनों किरणों के बीच का एंगल क्या होगा, छोटा, और छोटे एंगल के लिए साइन और टैन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर साइन आई को किसके बराबर करेंगे, tan आई के बराबर, और tan थीटा होता है लंब बटा आधार, क्योंकि हमको आधार का रिलेशन चाहिए वास्तविक गहराई, इसलिए साइन आई बराबर क्या होगा, tan आई बराबर लंब बटा आधार, मतलब PQ बटा OP, ठीक है। इक्वेशन किसके लिए हो गया, छोटे कोण के लिए, तो इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट। इसी तरह से अब हम चलेंगे किस त्रिभुज के लिए, आर त्रिभुज के लिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं यहाँ, फिर आते हैं आर के लिए। अब जरा देखो आर कौन है, फिगर को देखो ध्यान से, आर देखना, आर यह है, ये है आपका आर, दिख रहा है,
ये है आपका आर, और ये कोण है आपका आर, है ना बाबू? ठीक है, फिगर दिख रहा है आप लोग को। पी आई और यहाँ क्या है क्यू, तो त्रिभुज पी आई क्यू में ये कौन है आपका, देख लो, फिगर तो थोड़ा बिगड़ेगा, स्पष्ट देख लो। ये त्रिभुज है आपका और ये कौन है आर, है ना? ये कौन है आपका आर। तो हम चलेंगे किस त्रिभुज में, त्रिभुज पी आई क्यू में। किस त्रिभुज में चलेंगे, पी आई क्यू में। चलो चलेंगे त्रिभुज पी आई क्यू में। पी आई और यहाँ क्या है क्यू। देखो तो बाबू ये त्रिभुज है आपका पी आई क्यू और ये कोण क्या है, आर है, ठीक है। तो बोलो ये इमेज ना है, पी से आई की दूरी कितना था बाबू, एच डैश, आभासी दूरी था। तो हम लगाएंगे साइन आर जो किसके बराबर होगा, ये एच डैश है, तो एंगल के सामने लंब, 90 के सामने कर्ण, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपका आधार, क्या बन गया आधार। तो आधार के लिए क्या लगाएंगे, फिर से tan, जैसे यहाँ लगाए थे साइन आई बराबर tan आई, बिल्कुल उसी तरह यहाँ लगाएंगे साइन आर बराबर tan आर और बराबर लंब, लंब हो गया पी क्यू, आधार हो गया पी आई। तो हमारा निकल गया साइन आई का मान भी और साइन आर का मान भी। जब साइन आई और साइन आर निकल गया तो अब चल देंगे रिफ्लेक्शन के लॉ से, रिफ्लेक्शन बाय द, या सिंपल लिख दो बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल का नियम लगाने के लिए हम सिखाए थे, देख लो जरा फिर से फिगर। स्नेल का नियम हम बताए थे कि जो माध्यम उसी के साथ का कोण, तो यहाँ सघन में कोण आई बन रहा है और विरल में कोण क्या बन रहा है, आर बन रहा है। तो हम चलेंगे सघन का कोण आई है और विरल का कोण क्या है, आर है। तो चले लगाएंगे सघन का अपवर्तनांक गुना साइन आई बटा विरल का अपवर्तनांक गुना उसके साथ का कोण साइन आर। चूंकि विरल रूप में हम क्या लिए हैं, हवा को लिए हैं और हवा का अपवर्तनांक 1, और सघन के रूप में कोई लिए हैं जिसका अपवर्तनांक क्या है, मान लो म्यू है। तो म्यू डी के जगह पर म्यू इंटू साइन आई बराबर म्यू आर के जगह पर 1 इंटू साइन आर, और म्यू बराबर साइन आर बटा इधर क्या हो गया साइन आई। साइन आई और साइन आर का मान हम निकाले हुए थे, उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे। देख लो फिर से, साइन आई था पी क्यू बटा ओपी और साइन आर है पी क्यू बटा पी आई। पी क्यू नीचे ओपी है और इसके नीचे क्या है, पी आई है, तो दोनों पुट कर लीजिए। तो म्यू बराबर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से साइन आई और साइन आर का मान रखने पर, तो पुट करिए म्यू बराबर साइन आर का था पी क्यू बटा पी आई इमेज के साथ, आई साइन आर था पी क्यू बटा ओपी। तो पी क्यू कट गया बाबू, उलट दो बटा, ये ब्रैकेट बटा तोड़ोगे, ब्रैकेट बटा तोड़ेंगे तो ये ऊपर ओपी चला जाएगा, तो ओपी बटा पी आई। ओपी हो गया आपका वास्तविक, ओपी क्या था फिगर को देख के देखिए, ओपी देखिए ये था आपका ओपी वास्तविक गहराई, और पी आई ये वाला क्या था आभासी गहराई, नहीं तो चल दीजिए वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई।
ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आया वास्तविक गहराई, जिसको h से दर्शाए, आभासी गहराई h डैश, तो h बटा h डैश, h बटा h डैश। ठीक है, तो म्यू बराबर क्या आ गया, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। अब जरा सा अभिलंब विस्थापन निकाल ले। अभिलंब विस्थापन, अभी हम बताए थे अभिलंब विस्थापन क्या था। विस्थापन मतलब होता है विस्थापित हुआ, वस्तु क्या था, जहां था वहां नहीं दिखा, बल्कि उससे कुछ ऊपर विस्थापित दिखा, तो वही दूरी क्या कहलाएगा, विस्थापन, अभिलंब विस्थापन। जो कैसे निकालोगे, तो ये वास्तविक गहराई में आभासी गहराई निकालेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या निकल जाएगा आपका, अभिलंब विस्थापन। तो हम कहेंगे क्या निकालेंगे, वास्तविक गहराई माइनस आभासी गहराई कर दिए, तो क्या आ गया आपका अभिलंब विस्थापन, यानी x इक्वल टू h माइनस h डैश, h माइनस क्या होगा, h डैश। क्लियर है, ठीक है। तो ये हुआ अभिलंब विस्थापन वास्तविक माइनस आभासी। अब याद कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले को, ध्यान कैसे रखेंगे, तो जरा फिर बहुत आसान है, ध्यान रखना, जरा समझ लो, ठीक है। इसको नोट कर लेना और समझ तो लो जरा सा। ऊपर क्या आया बाबू आपका, वास्तविक गहराई, यानी ओरिजिनल में जहां वस्तु रहेगा, और नीचे क्या आया आपका बाबू, आभासी गहराई, मतलब जहां पर वस्तु हमें दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा। एक चीज फिर से हम कह रहे हैं कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई आपको समझने के लिए दो ही चीज देखना है, वस्तु और इमेज को। वस्तु जहां है वो वास्तविक है और इमेज जहां बन रहा है वो आभासी है, ठीक है। और जो गहराई हम मापेंगे वो नीचे से नहीं बल्कि कहां से मापेंगे, सतह से। ये तो सबको पता है कि गहराई माने गड्ढा, और गड्ढा जब भी मापते हैं कितना गड्ढा करना है तो वो सतह से मापते हैं। तो ये ध्यान रखना, बच्चा लोग गलती करता है, नीचे से माप लेता है या नीचे की गहराई को देख लेता है। गहराई हमेशा कहां से मापना आपको, सतह से। सतह से वस्तु की गहराई वास्तविक हो जाएगी और सतह से प्रतिबिंब की गहराई, प्रतिबिंब जहां बने सतह से उसकी दूरी माप लो, वो क्या होगा, आभासी। अब जरा देखो कि क्या हुआ था पीछे। पीछे हुआ था कि वस्तु था यहाँ ओ पर, ये दूरी पर, और दिखा हमको यहाँ इस दूरी पर। नहीं, वस्तु था ओ दूरी पर, दिखा कहाँ आपको, आई दूरी पर। कहाँ दिखा था, आई दूरी पर। इसका मतलब हुआ कि वस्तु से उठा दिखा। बिल्कुल यही चीज होता है कि जब आप पानी में सिक्का डालते हो और देखते हो तो सिक्का क्या दिखता है, उठा हुआ दिखता है। क्या दिखता है, सिक्का उठा हुआ दिखता है। तो आप देखें कहाँ, सघन में। तो सघन में हमेशा ध्यान रखना बाबू कि जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से कुछ ऊपर बनता है, वस्तु से कम दूरी पर बनता है, ठीक है। जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जो हमें दिखाई देगा, वो वस्तु से कम दूरी पर दिखाई देगा। क्लियर, ध्यान से समझना इस चीज को। आपको कोई भी कह देगा कि एक बाल्टी में किसी चीज को हम डालें, किसी वस्तु को, और वो वस्तु कितनी दूरी पर, कितनी गहराई पर डाले, 20 सेंटीमीटर पर, तो बताइए उसका इमेज कितना पर दिख सकता है। तो आप हमेशा आंसर दोगे कि हमेशा वो दिखेगा तो 20 से कम दूरी पर दिखेगा, 20 से कम गहराई पर दिखेगा, ठीक है। अब इसको ध्यान कैसे रखना है आपको, तो सघन और विरल, यही ना है। वस्तु हम कहाँ रखे हैं, सघन माध्यम में। वस्तु कहाँ रखे हैं, सघन माध्यम में। तो ध्यान रखना है कि सघन में हमेशा भीड़ भाड़, सघन मतलब भीड़ भाड़। और मेला ठेला जाओ, हम बस समझाने के लिए कह रहे हैं, मेला ठेला में जाओ तो वहां क्या होता है, आभासी लोग ज्यादा दिखते हैं, भूत प्रेत ज्यादा दिखते हैं कि वास्तविक लोग ज्यादा दिखते हैं। तो हम जानते हैं कि सघन में वास्तविक लोग ज्यादा दिखते हैं, मतलब सघन माध्यम में कौन ज्यादा होगा, वास्तविक ज्यादा होगा। कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, वास्तविक, और आभासी क्या होंगे, कम होंगे। जबकि विरल मतलब वीरान, कोई सुनसान इलाका है, एकदम सुनसान, मान लो कि वो 50 साल 60 साल से एकदम खंडहर जैसा है, और उसके में आपको कहे जाओ, रहो, स्टे करो, तो आपको क्या लगेगा कि नहीं वहां क्या ज्यादा है, क्या समझ में आएगा कि आभासी
ज्यादा है, ठीक है। हमें किससे डर लगता है? आभासी से डर लगेगा, ठीक है। तो चलिए, तो उसका मतलब क्या हुआ? विरान में कौन ज्यादा? आभासी। और सघन में कौन ज्यादा? वास्तविक। बस ये हम समझाने के लिए किए हैं, ऐसा कोई मतलब इसका नहीं है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु कहाँ होगा? सघन में। कहाँ होगा? सघन में। वस्तु जब सघन में रहेगा तो प्रेक्षक कहाँ होगा बाबू? एकदम ध्यान रखना इसको, ये याद रखने के लिए आप लोग को। प्रेक्षक कहाँ होगा बाबू? विरल में। प्रेक्षक कहाँ होगा बाबू? विरल में। वस्तु सघन में तो देखने वाला विरल से देखेगा। तो देख लिया रे, वस्तु कहाँ है? सघन में। सघन भीड़, भीड़ में तो वास्तविक ज्यादा होता है। तो म्यू बराबर आपको याद रखना है, जो वैल्यू बड़ा होगा, बड़का बटा छोटका, बड़का बटा छोटका। जो वैल्यू बड़ा होगा वो ऊपर, और जो वैल्यू छोटा होगा वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो सघन में कौन बड़ा होगा? सघन भीड़ भाड़ मेला ठेला में वास्तविक ज्यादा होंगे, तो ऊपर हो जाएगा वास्तविक गहराई, ऊपर हो जाएगा वास्तविक गहराई और नीचे हो जाएगा आभासी गहराई। इसी को अगर हम उलट देंगे, इसी को अगर हम क्या करेंगे? उलट देंगे, मतलब वस्तु किस माध्यम में होगा? वस्तु होगा विरल माध्यम में। वस्तु किस माध्यम में होगा? विरल माध्यम में हो, उलट दे रहे हैं। तथा प्रेक्षक, जब वस्तु विरल में है तो प्रेक्षक कहाँ होगा? सघन माध्यम में होगा। तो अब बताओ, सघन भीड़ भाड़ में कौन ज्यादा था? वास्तविक ज्यादा था और आभासी कम था, ठीक है। तो बड़का बटा छोटा मतलब वास्तविक ज्यादा होगा और आभासी कम होगा, तो वास्तविक बटा आभासी हो गया। और अभिलंब विस्थापन क्या हो जाएगा? बड़का माइनस छोटका। एकदम ध्यान रखना इसको, बड़का माइनस छोटका, मतलब बड़का कौन? वास्तविक, छोटका कौन? आभासी। तो H माइनस H डैश हो जाएगा। एकदम ध्यान रखिए, जैसे क्वेश्चन में पढ़िए कि वस्तु सघन में है, वस्तु को पानी में डाला गया, देख रहे हैं विरल से, हवा से, और देखो वो पानी में है, सघन में है, इसका मतलब है कि जितना पर वो ओरिजिनल में है वो ज्यादा गहराई होगा, और हम जब देखेंगे तो वो उससे कम गहराई पर हमें दिखेगा, ठीक है। अब उलट दिए, वस्तु विरल में है और प्रेक्षक किस माध्यम से उसको देख रहा है? सघन से देख रहा है। तब उलट दीजिए, विरल मतलब विरान, तब अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या आएगा? तो उसका उल्टा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उसका उल्टा। क्या उल्टा आएगा? तो बड़का बटा छोटका, बड़का ऊपर छोटका नीचे। विरान विरल, विरान, विरान में कौन ज्यादा लगता है? आभासी, मतलब आभासी ज्यादा होगा, आभासी गहराई बड़ा होगा, और वास्तविक गहराई क्या होगा? छोटा होगा। तो ये होता क्या है? जैसे सिंपल समझो, अगर बगुला देखता है मछली को, बगुला कहाँ से देखेगा? ऊपर से। मछली कहाँ है? पानी में। मछली सघन में है, बगुला ऊपर है। तो जब बगुला देखता है मछली को, तो बगुला को लगता है कि मछली अभी बहुत नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है, और वो अपने चोंच से उसको पकड़ता है, ठीक है, लगता है उसे ऊपर आ गया। बेचारा मछली जब देखता है बगुला को, तो कौन देख रहा है? मछली। मछली प्रेक्षक हो गया, और देख किसको रहा है? वस्तु बगुला को। तो बेचारा मछली को क्या दिक्कत होता है? मछली जब बगुला को देखता है तो मछली को लगता है कि बगुला भी दूर है। क्यों? क्योंकि बगुला विरल में है, और विरल में आभासी ज्यादा दिखेगा। बगुला बैठा रहता है तल पर, उसे लगता है कि अभी बहुत दूरी पर है, और वो कहता है चलो ऊपर सैर करके आते हैं। हाँ, बगुला देखता है, अरे आ गया, इसको हपट लो, ठीक है। और इसी तरह से बगुला मछली को खा जाती है। तो ध्यान रखना है कि जब वस्तु विरल में होगा तो कौन बड़ा होगा? आभासी बड़ा होगा, वास्तविक छोटा होगा। इसी तरह अभिलंब विस्थापन जब निकालोगे तो बड़का माइनस छोटका, बड़का कौन हो गया? आभासी, और छोटका कौन हो गया? वास्तविक। तो आभासी माइनस क्या कर दोगे? वास्तविक। H डैश माइनस H, H डैश माइनस H। क्लियर हो रहा है ना यहाँ तक? ठीक है, ये याद रखने के लिए हुआ आप लोग को बाबू। चलो अब हम चलें आगे। तो अभी हम ले रहे थे जब वस्तु सघन में है तो म्यू बराबर आया H बटा H डैश, और अभिलंब विस्थापन आया आपका बड़का माइनस छोटका
x बराबर आया h माइनस एच डैश, ठीक है। या आप यहाँ से क्या करो, h डैश का मान निकाल लो, तो h बटा क्या आ जाएगा म्यू, तो x बराबर h माइनस एच डैश के जगह पुट कर देंगे h बटा म्यू। x बराबर h कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस 1/, म्यू इंटू एच, ये भी अभिलंब विस्थापन का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, दोनों चीजों को निकालते हैं, किसको, वास्तविक गहराई, आभासी गहराई को, अभिलंब विस्थापन को। समझ में आया है सबको, ठीक है। तो बस एक का समझ लिए तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो वास्तविक वस्तु जब सघन में तो कौन ज्यादा वास्तविक, वस्तु जब विरल में तो कौन ज्यादा आभासी, ठीक है। तो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और वास्तविक गहराई, आभासी गहराई में संबंध जब वस्तु सघन में है वो क्लियर हो गया। अब आगे के सेशन में, मतलब अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि जब उलट देंगे इसको, जब वस्तु कहाँ रहेगा, हाँ विरल में, और प्रेक्षक कहाँ रहेगा, सघन में, तो उस पॉइंट को जानेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। ओके, चलो बाय बाय।